आज का विषय है सॉइल। हम सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल और उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे आज। मृदा अथवा मिट्टी का अर्थ इसके उपयोग के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समझा जाता है। एक साधारण किसान के लिए मिट्टी का अर्थ पृथ्वी की उस सतह से है जो ऊपरी फसलों पेड़ पौधों को जीवन के लिए उपयोगी है। वहीं एक भूवैज्ञानिक के लिए पृथ्वी की ऊपरी वह पतली परत जिसमें पेड़ पौधों की जड़ें जा सकती है मृदा अथवा मिट्टी कहलाती है। पृथ्वी का शेष कठोर भाग चट्टान कहलाता है। साधारण बोलचाल में भी चट्टानों के विघटन व विक्षेपण यानी कि डीकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन से बने नरम भाग को मृदा या मिट्टी कहते हैं तथा कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। सॉइल इंजीनियरिंग या मृदा इंजीनियरिंग में मृदा का अर्थ काफी विस्तृत रूप से लिया जाता है। मृदा इंजीनियरिंग या मृदा यांत्रिकी अथवा भू तकनीकी यानी सॉइल मैकेनिक्स और ग्रो टेक्निक में मृदा का अर्थ चट्टानों के विघटन व विक्षेपन कंपोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन से बने उन सभी नरम विशृंखलित निक्षेपों यानी कि सॉफ्ट डिसइंटीग्रेटेड डिपॉजिट से है जो भूमि सतह व चट्टानों के बीच पाए जाते हैं। इसमें असंगठित खनिज यानी कि अनकंसोलिडेटेड मिनरल्स, वायु, जल तथा कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऑर्गेनिक मैटर्स भी हो सकते हैं। अब देखते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स का क्या अर्थ निकलता है या सॉइल मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। प्रसिद्ध इंजीनियर टरजागी के अनुसार यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसमें चट्टानों के भौतिक एवं रासायनिक अपक्षरणों फिजिकल और केमिकल डिसइंटीग्रेशन के द्वारा बने कणों के अवसादों यानी कि सेडिमेंट्स अथवा अन्य असंगठित जमावों यानी कि अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हो सकते हैं से संबंधित इंजीनियरी समस्याओं के समाधान के लिए अभियांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, द्रव इंजीनियरी यानी हाइड्रोलिक्स आदि के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की संरचनाओं या स्ट्रक्चर्स के निर्माण कार्यों में उसकी नींव निर्माण में मुख्य समस्या मृदा की प्रकृति यानी नेचर के कारण आती है। मृदा का व्यवहार अनेक कारकों पर निर्भर करता है। निर्माण की अन्य सामग्रियां जैसे सीमेंट, लोहा, लकड़ी आदि को तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार उसके गुण अवगुणों को ध्यान में रखकर चुन सकते हैं, जबकि मृदा को सामान्यतः उसको उसके निर्माण स्तर पर उपलब्ध रूप में ही स्वीकार कर उपयोग में लाना पड़ता है। निर्माण की अन्य सामग्रियों की तरह इसके उत्पादन यानी प्रोडक्शन पर नियंत्रित कर आवश्यक गुण प्राप्त भी नहीं किए जा सकते, परंतु मृदा इंजीनियरिंग की सहायता से इसके व्यवहार को आवश्यकता अनुसार उन्नत अवश्य किया जा सकता है। अब देखते हैं कि मृदा बनती कैसे है यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मृदा या मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने के कारण होता है। प्रकृति में पृथ्वी सतह पर और पृथ्वी के नीचे विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक कारकों से लगातार चट्टानों का विघटन होता रहता है जिसे अपक्षय यानी कि वेदरिंग कहते हैं। प्रकृति में चट्टानों का बनना, टूटना, टूटी हुई चट्टानों का स्थानांतरण एवं पुनः चट्टानों का बनना अविराम गति से चलता रहता है। चट्टानों के टूटने से मृदा बनना एवं मृदा से पुनः चट्टानों के बनने के चक्र को भूविज्ञानीय चक्र यानी कि जियोलॉजिकल साइकिल से दर्शाया जाता है। प्रकृति में मृदा का बनना भूविज्ञानीय चक्र की एक प्रावस्था है यानी कि फेज है। इसकी तीन मुख्य प्रावस्थाएं, पहला है अपक्षय यानी कि इरोजन, दूसरा है परिवहन एवं निक्षेपण, तीसरा अभ्युत्थान यानी अपहेवल। एक एक करके हम इन सभी कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपक्षय यानी कि इरोजन के बारे में।
चट्टानों का प्रकृति द्वारा अपक्षय मौसम, वायु, पानी, पेड़ पौधों आदि भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। नरम चट्टानों पर भौतिक कारकों का अधिक प्रभाव पड़ता है तथा कठोर पर कम पड़ता है। अपक्षय के भौतिक कारण जो हैं फिजिकल एजेंट्स ऑफ वेदरिंग। प्रकृति में चट्टानों के अपक्षय के मुख्य भौतिक कारण या फिजिकल एजेंट खनिजों का अलग अलग प्रसार गुणांक। चट्टानों में विभिन्न प्रकार के खनिज उपस्थित रहते हैं। इन सभी खनिजों का प्रसार गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ इंस्पेक्शन भी अलग अलग होता है। मौसम परिवर्तन होने पर तथा दिन में विभिन्न समय पर वातावरण का ताप बढ़ने व घटने पर खनिजों के असमान प्रसार यानी अनइक्वल एक्सपेंशन के कारण चट्टानें चटक कर टूटती रहती है। दूसरा है एक्सफोलिएशन यानी कि अपवर्णन। चट्टानों की बाहरी सतह जो वातावरण के संपर्क में रहती है उस पर अंदर की सतहों की अपेक्षा वातावरण के ताप परिवर्तन का अधिक व शीघ्र प्रभाव पड़ता है। अतः वातावरण के ताप परिवर्तन के कारण चट्टानों की बाहरी और अंदर की सतहों का प्रसार एवं संकुचन भी अलग अलग होता है। इसी कारण चट्टानों की एक सतह दूसरी सतह से टूटकर अलग हो जाती है। चट्टानों के रंध्रों में जल का जमना व पिघलना। चट्टानों के रंध्रों में जल प्रवेश कर जाता है। वातावरण का तापक्रम कम होने पर यह जल बर्फ में बदल जाता है जिससे इसके आयतन में वृद्धि होती है। इस आयतन वृद्धि करने के कारण या आयतन वृद्धि होने के कारण चट्टानों पर दबाव पड़ता है और वे टूट जाती हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि के कारण चट्टानों के आसपास उग आए छोटे छोटे पेड़ पौधों की जड़ें उनकी दरारों में प्रवेश कर जाती हैं। पेड़ पौधों की वृद्धि के साथ साथ जड़ें भी बढ़ती और मोटी होती जाती हैं जिसके कारण चट्टानें टूटती हैं। वायु, जल तथा बर्फ की अपघर्षण क्रिया यानी एब्रेजिव एक्शन। इनके कारण वायु में सदैव छोटे छोटे मृदा कण रहते हैं। जब वायु चट्टानों के संपर्क में आती है तो अपघर्षण के कारण चट्टानों की सतह से कण अलग होते रहते हैं। यही क्रिया बहते हुए जल से भी होती है। हिमखंडों के सरकने पर भी अपघर्षण के कारण चट्टानों से कण अलग हो जाते हैं। अपक्षय के रासायनिक कारण यानी केमिकल एजेंट ऑफ वेदरिंग। चट्टानों का अपक्षय यानी कि वेदरिंग रासायनिक कारकों के कारण मुख्य रूप से निम्न कारणों से होता है। इसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसें, अम्लों की वाष्प, जल वाष्प आदि सहायक होते हैं। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। लौह युक्त चट्टानों का अपक्षय मुख्य रूप से ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। हाइड्रेशन यानी जल योजन। इसमें चट्टानों के खनिजों में उपस्थित संरचनात्मक जल यानी स्ट्रक्चरल वाटर चट्टानों से मिलकर उसका अपक्षय करता है और उसे मृदा खनिज कणों में बदल देता है जिससे सूक्ष्म कण वाली मृदाएं बनती है। केओलिनाइट आदि मृदाएं ऐसे ही बनती है। कार्बोजनीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड जल से मिलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। यह अम्ल लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम आदि खनिज युक्त चट्टानों का अपक्षय करता है। अब है ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। अपक्षरण के उत्पाद चट्टानों के टुकड़ों का स्थानांतरण निम्न घटकों के कारण होता है। पहला जल, दूसरा हिमखंड यानी ग्लेशियर्स, तीसरा वायु और चौथा गुरुत्व यानी ग्रेविटी के कारण। जल। जल अपक्षय से बने विभिन्न आकार के चट्टानों के टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाली एक शक्तिशाली माध्यम है। बहता जल अपने बहाव के साथ निलंबन में अथवा तली में चट्टानों के विभिन्न आकार के टुकड़ों को बहाकर ले जाता है। इस क्रिया के समय ये टुकड़े अपघर्षण के कारण तथा आपस में टकराकर पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं। जैसे जैसे पानी का बहाव कम होता है बड़े टुकड़े
रास्ते में तली में बैठते जाते हैं तथा छोटे टुकड़े बहाव के साथ दूर चले जाते हैं। इस क्रिया के दौरान ये तली में जमते भी जाते हैं, यानी डिपॉजिट होते रहते हैं। ये निक्षेप जलोढ़ मृदा यानी एलुवियल सॉइल कहलाती है। झीलों की तली पर इस प्रकार की जमी मृदा सरस मृदा यानी कि लैकुस्ट्रीन सॉइल कहलाती है, तथा समुद्र जलों में जमी मृदा समुद्री मृदा या मरीन सॉइल कहलाती है। आमतौर पर इन मृदाओं में मृत्तिका व साद या सिल्ट यानी क्ले और सिल्ट होती है। हिमखंड यानी कि ग्लेशियर्स, बड़े बड़े हिमखंड जब खिसकते हैं तो ये अपने साथ मृदा कणों को भी ले जाते हैं। ये हिमखंड पानी के साथ बहते हुए काफी दूर तक निकल जाते हैं। इस प्रकार स्थानांतरित निक्षेप यानी ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट्स हिमनदीय ऊढ़ यानी ग्लेशियल ड्रिफ्ट कहलाते हैं। अपक्षय का वह पदार्थ जो बहते हुए हिमखंडों के कारण बहने वाले स्थानों पर नीचे एकत्र हो जम जाते हैं, हिमानी टिल यानी ग्लेशियल टिल कहलाते हैं। वायु अपक्षरण के उत्पाद यानी प्रोडक्ट ऑफ इरोजन, प्रोडक्ट ऑफ इरोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का वायु एक शक्तिशाली माध्यम है। वायु द्वारा सामान्यतः 0.06 मिलीमीटर तक के मृदा कण ही स्थानांतरित हो पाते हैं। वायु द्वारा स्थानांतरित एवं निक्षेपित मृदाओं को वातज मृदा निक्षेप यानी कि एल्यूइन सॉइल डिपॉजिट्स कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला डिब्बा रेत यानी कि सैंड ड्यून्स, बालू के बड़े बड़े कण जब स्थानांतरित होकर एक स्थान पर एकत्र हो जाते हैं तो उन्हें डिब्बा रेत यानी कि सैंड ड्यून्स कहते हैं। यह रेत कण लगभग एक ही माप यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के होते हैं। ये सहसंजनहीन यानी कि कोहेशन लेस होते हैं। पवनोड़ मृत्तिका या लोएस, यह महीन कण वाली मृदा है जिसमें मुख्यतः साद यानी सिल्ट के कण होते हैं तथा काफी सहसंजन यानी कि कोहेजन वाले होते हैं। गुरुत्व, चट्टानों के विघटन के बाद पहाड़ों की ढालों पर ये चट्टानों के टुकड़े लुढ़कते हुए काफी दूर तक निकल जाते हैं तथा एकत्र होते रहते हैं। इस प्रकार से मृदा निक्षेप समूह मृदा निक्षेप के कहलाते हैं, यानी कि कोलुवियल सॉइल डिपॉजिट्स कहलाते हैं। अपहेवल यानी कि अभ्युत्थान, इस प्रकार चट्टानों का एक स्थान से विघटन होकर पुनः दूसरे स्थान पर एकत्र होकर बनने के कारण पृथ्वी पर बलों के समायोजन में अंतर पड़ता है, जिससे समय समय पर भूचाल आदि आते रहते हैं, जिसके कारण पुनः यह बनी चट्टानें टूटती है और प्रकृति में यह भूविज्ञानी चक्र लगातार चलता रहता है, जिसके कारण चट्टानें टूटती है, मृदा बनती है, स्थानांतरित होती है और पुनः चट्टानें बनती और टूटती है। भूविज्ञानीय वर्गीकरण जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चट्टानों के टूटने से बनी मृदा की स्थिति के आधार पर उनको निम्न दो समूहों में बांटा जा सकता है। प्रथम रेजिडुअल सॉइल यानी अपशिष्ट मृदा, दूसरा ट्रांसपोर्टेड सॉइल यानी स्थानांतरित मृदा। अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल, यह चट्टानों पर जमा उनके अपक्षरण यानी कि डिसइंटीग्रेशन का वह भाग है जो स्थानांतरण के एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया गया है। इसके गुण स्थानांतरित मृदाओं के गुण से काफी भिन्न होते हैं। जिन इंजीनियरों को इसके व्यवहार के बारे में पहले जानकारी न हो वह इनके व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगाने में गलती कर सकते हैं। इस प्रकार की मृदाओं के कणों के आपस में जुड़ने की मात्रा पूरी मृदा संहति यानी सॉइल मासेज में एक सार नहीं होती है। मृदा कणों व चट्टानों के बीच में कोई स्पष्ट सीमा भी नहीं होती है। ऊपर के कण अपेक्षाकृत अधिक ढीले व अलग अलग होते हैं, जबकि अंदर की ओर के अधिक जुड़े हुए और अंत वाले कण चट्टान का रूप ले लेते हैं। इन मृदाओं का मुख्य गुण यह है कि इनके कणों के परिमाण यानी कि साइज निश्चित नहीं होते। यदि अवशिष्ट मृदा का एक नमूना लेकर उसको चलनी पर छाना जाए तो चलनी से छनकर निकलने वाले कणों की मात्रा छानने के समय पर निर्भर करेगी। ऐसे कणों को आंशिक अपक्षरण
के कारण होती है, निर्माण होता है, यानी पार्शियल डिसइंटीग्रेशन। स्थानांतरित मृदा यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यह वह मृदा है जो विभिन्न स्थानांतरण एजेंटों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति में लाई गई हो। यद्यपि एक भूवैज्ञानिक के लिए स्थानांतरण के एजेंटों तथा मृदाओं पर स्थानांतरण का प्रभाव आदि जानना महत्वपूर्ण होता है, परंतु एक इंजीनियर के लिए इनका महत्व अधिक नहीं होता, क्योंकि भूवैज्ञानिक जिस समय को अत्यंत कम कहते हैं वह एक मनुष्य अथवा संरचना के जीवन काल का कई गुना होता है। स्थानांतरण का प्रभाव, स्थानांतरण के समय अपघर्जन यानी एवरेजन, पीसने यानी ग्राइंडिंग, आपस में टकराने यानी इम्पैक्ट तथा जल में उपस्थित अम्लों में घुलने के कारण मृदा कणों का रूप यानी अपीयरेंस, परिमाण यानी साइज, आकार यानी शेप तथा गठन यानी टेक्सचर इनका बदल जाता है। अलग अलग परिमाण के कण अलग अलग दूरी तक जा पाते हैं। भारी कण कम दूरी तक तथा हल्के कण अधिक दूरी तक स्थानांतरित होते हैं। मृदा का वर्गीकरण, मृदा का वर्गीकरण पहला भूवैज्ञानिक आधार पर, दूसरा इंजीनियरिंग आधार पर। तो पहले भूवैज्ञानिक आधार पर मृदा का वर्गीकरण देखते हैं। मृदा समूह अवसादित मृदा यानी सेडिमेंट्री सॉइल, इनका भूवैज्ञानिक वर्गीकरण होगा अवशिष्ट निक्षेप, क्यूमुलोज विक्षेप। दूसरा होता है स्थानांतरित मृदा यानी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, इसमें जल के कारण जलोढ़ निक्षेप, समुद्री निक्षेप, सरस निक्षेप यानी एलुवियल डिपॉजिट्स, मरीन डिपॉजिट्स और लैक्रोस्ट्राइन डिपॉजिट। हिम के कारण हिम नदीय ऊढ़ यानी ग्लेशियर ड्रिफ्ट, हवा के कारण वातज निक्षेप, एओलिन डिपॉजिट और गुरुत्व के कारण समूढ़ निक्षेप यानी कि कोलुवियल डिपॉजिट्स। इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से मृदा का वर्गीकरण स्थूल रूप से मृदा को निम्न समूह में बांटा जा सकता है। पहला कोहेशनलेस सॉइल यानी सहसंजनहीन मृदाएं, दूसरा कोहेसिव सॉइल यानी सहसंजक मृदाएं और तीसरा कोलॉइड्स। एक एक करके देखते हैं। पहला है सहसंजनहीन मृदाएं। यह वे मृदाएं हैं जिनमें यदि जल की कुछ मात्रा मिलाकर उसे इच्छित आकार देना चाहें तो इन्हें मन चाहे आकार में नहीं डाल सकते। इनके कण अपेक्षाकृत बड़े परिमाण वाले होते हैं। वे यद्यपि अनियमित आकार के होते हैं परंतु फिर भी सम आकार से ही होते हैं। इनमें मुख्यतः खनिज कण भी उसी आकार में उपस्थित रहते हैं जैसे वह चट्टानों में थे। इनको खुरदरे व अनियमित किनारों व आकारों को लगभग गोलाकार कण माना जा सकता है। इनमें चिकनी मिट्टी के समान सहसंजन का अभाव होता है तथा इनका व्यवहार मुख्य रूप से गुरुत्व बलों यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेज अथवा संहित ऊर्जा यानी मास एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है। बजरी, बालू तथा अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, असुघट सिल्ट इन समूहों में आते हैं। संजक मृदाएं, कोहिसिव सॉइल, ये वे मृदाएं हैं जिनमें कुछ जल की मात्रा मिलाकर किसी रूप में ढाला जाए तो ये आसानी से उस रूप को ले लेती है। इनके कण अपेक्षाकृत छोटे परिमाण यानी छोटे साइज के होते हैं। इनको द्वितीय खनिज यानी सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है तथा ये चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण के कारण बनते हैं। इनका आकार प्लेट या चादर नुमा लंबी छड़ अथवा ट्यूब के समान होता है। तीसरा है कोलाइड्स। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिनके कणों का सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया इतना अधिक होता है कि इनका व्यवहार सतही कार्यों यानी सरफेस एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है, न कि मास एनर्जी के द्वारा। इनके कणों के परिमाण का अधिकतम मान 2 × 103 mm के लगभग मानते हैं। इनके अनुसार मृत्तिका कण यानी क्ले पार्टिकल जिनका परिमाण 2 × 103 mm से कम होता है कोलाइड्स की तरह व्यवहार करते हैं। मृदा में सहसंजन का गुण इन्हीं के कारण से आता है। भारत में पाए जाने वाले मुख्य मृदा समूह, भारत में पाए जाने वाले मृदाओं को निम्न समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला
अवशिष्ट अथवा लाल मृदाएं, जिनमें काली मृदाएं, सिंधु व गंगा के तराई की जलोढ़ मृदाएं, लैटेराइट मृदाएं, अन्य मृदाएं। इन रूपों में हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। अवशिष्ट अथवा लाल मृदा, रेजिडुअल और रेड सॉइल। ये मृदा पुरानी कैलाशीय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट, नीस तथा अन्य चट्टानों जिनमें लौह व मैग्नीशियम खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं के अपघटन से बनती है। इनमें उपस्थित मृतिका कण यानी क्ले पार्टिकल मुख्यतः केओलैनाइट खनिज होते हैं। वितरण लगभग संपूर्ण मद्रास, दक्षिण पूर्व बंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा हैदराबाद के पूर्वी भागों में यही मृदा पाई जाती है। मद्रास व मैसूर की खेती योग्य भूमि का लगभग 2/3 भाग इसी मिट्टी का बना हुआ है। मद्रास में था चेन्नई। काली मृदा, ब्लैक सॉइल, मुंबई, गुजरात तथा आसपास पाए जाने वाली डेक्कन ट्रैप के बैसाल्ट से बनी विशिष्ट आचरण वाली मृदा है। अपने काले रंग के कारण यह काली मिट्टी कहलाती है। यह सूक्ष्म कण वाली अत्यंत मृण्मय यानी कि हाईली आर्गिसेलियस आर्गिलेसियस मृदा है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट काफी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। जल के संपर्क में आने पर इस मृदा के व्यवहार में बड़ा अंतर आ जाता है। आर्द्र यानी मॉइस्ट होने पर यह मृदा अत्यंत चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसका बहुत संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसके इस व्यवहार विशिष्ट व्यवहार अर्थात जल के संपर्क में आने पर आयतन में काफी वृद्धि और सूखने में अत्यंत संकुचन यानी स्विलिंग या श्रिंकेज के कारण इस पर बनने वाली संरचनाओं में अनेक कठिनाइयां आती हैं। इसका वितरण यह मृदा समूह बंबई, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और मद्रास यानी चेन्नई के कुछ भागों में पाया जाता है। बंबई व गुजरात की काली मिट्टी डेक्कन ट्रैप की पुरानी चट्टानों के अपघटन से बनी है तथा मद्रास अथवा चेन्नई में पाई जाने वाली मिट्टी फेरुजिन्स सिस्ट एवं नीस के अपघटन यानी डिकम्पोजिशन से बनी है। सिंधु घाटी यानी सिंधु गंगा के जलोढ़ भारत में पाई जाने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा है। भारत की कृषि योग्य भूमि के एक बहुत बड़े भूभाग में इस मृदा को गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों से हिमालय से बहा कर लाई जा रही है तथा मैदानों में जल के बहाव के कम होने के कारण तराई के इलाकों में एकत्र कर रही है। इसका वितरण असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंबई के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन स्थानों पर मिलने वाली मृदाओं में थोड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे कि आसाम की मृदा विशेष रूप से अम्लीय होती है। बंगाल में पाई जाने वाली मृदा के रंग, रूप, आकार आदि कुछ नियमित हैं। इसी प्रकार पंजाब में पाई जाने वाली जलोढ़ अधिकतर डूमत अथवा बलुआ डूमट यानी लोम और सैंडी लोम है तथा कंकड़ व अन्य लवण भी इसमें उपस्थित होते हैं। लेटेराइट मृदाएं, लेटेराइट एक आवश्यक चट्टान है जिसमें मुख्यतः एल्युमिनियम व लौह के जलीय ऑक्साइड तथा कुछ मात्रा कुछ मात्रा मैग्नीज तथा टिटेनियम के ऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। इस समूह की मृदा विभिन्न प्रकार के चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। यह समझा जाता है कि लेटेराइजेशन की प्रक्रिया आर्द्र स्थानों से मृदा से सिलिका के निकलने के कारण होती है। इस मृदा का वितरण भारत में दक्कन की पर्वतमालाओं की चोटियां, मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। अन्य मृदाएं, इन मृदा समूहों के अतिरिक्त भारत में निम्न मृदा समूह भी पाए जाते हैं। वनों व पहाड़ों पाई जाने वाली मृदाएं, इस समूह में वनों, पहाड़ों, नालों तथा अन्य नीचे स्थानों पर पाई जाने वाली विभिन्न मृदाएं आती है। इनकी उत्पत्ति का तरीका उस स्थान विशेष की भूगर्भीय स्थिति, स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी, जलवायु तथा वनस्पति आदि पर निर्भर करता है।
इनमें कार्बनिक पदार्थ काफी मात्रा में रहते हैं तथा इसकी रासायनिक और यांत्रिक संरचना में काफी अंतर पाया जाता है। इनका वितरण उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा मद्रास के नीलांबर टीक के जंगलों में पाई जाती है। रेगिस्तान की मृदाएं भारत में इंडस तथा अरावली के बीच में पंजाब व राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग वायु द्वारा लाई गई बालू से ढका है। इस प्रकार की कुछ मृदाओं में घुलनशील लवण काफी मात्रा में रहते हैं, परंतु कार्बनिक पदार्थों का अभाव रहता है। राजस्थान का लगभग 64,000 वर्ग किलोमीटर भाग इसी मृदा से ढका हुआ है तथा जल के अभाव के कारण यह बंजर भूमि पड़ी है। खारी एवं क्षारीय मृदाएं यानी कि सेलाइन और अल्कलाइन सॉइल्स पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार व बंबई के कुछ भागों में इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। इस मृदा समूह में लवण प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह भारत में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मृदा समूह है। पीट व दलदली मृदाएं यह केरल के कुछ भागों में पाए जाने वाली मृदा है, जिनमें पीट, कार्बनिक पदार्थ, घुलनशील लवण काफी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता के कारण इनका रंग काला होता है तथा व्यवहार से ये अम्लीय होते हैं। दलदली निचाई में दलदली मिट्टी निचाई वाले स्थानों जैसे सूखी नदियों व झीलों के तलों में तथा समुद्र के किनारे वाले स्थानों में पाई जाती है। इन मृदाओं में मुख्यतः लौह लवण काफी मात्रा में रहते हैं, जिसके कारण कभी कभी ये नीले रंगों में पाई जाती है। ये मृदा उड़ीसा के समुद्र के किनारे वाले भागों, बंगाल के सुंदरबन तथा अल्मोड़ा यानी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।